आप लोगों का स्वागत है एक नई स्टोरी में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चवन रावना मंजर, मुंबई। एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग जो कि बाहर से पूरी तरह कांच की खिड़कियों से चमचमा रही थी। बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी कि आसमान को छू जाए। इसी बिल्डिंग के 45th फ्लोर का एक कैबिन रूम। बॉस, ये रहे वो रिपोर्ट्स जिसकी आपने मांग की थी। मैंने पता लगवा लिया है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे घोटाले हुए हैं जिसे बहुत बार दबाया जा चुका है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर कैबिन के डेस्क के चेयर पर बैठा एक 27 साल का आदमी अपनी गहरी काली आंखों से अंगारे उगलने लगा। लंबी नाक, गहरी काली आंखें, उस पर बड़ी बड़ी पलकें, शार्प जॉ लाइन, पतले गुलाबी होंठ, चेहरे के फीचर ऐसे कि किसी को भी एक बार में अपना दीवाना बना दे। गुस्से की वजह से उसका हैंडसम फेस किसी डेविल की तरह लग रहा था जो अभी किसी के खून का प्यासा हो। वह चेयर पर बैठकर अपनी कोल्ड वॉइस में, कॉल हिम राइट नाउ, ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर उसका असिस्टेंट अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हुए किसी को उस कैबिन में आने के लिए कहता है। 5 मिनट के अंदर कैबिन में 4-5 एम्प्लॉइज एंटर होते हैं। ये देखकर वह अपनी चेयर से उठता है। जैसे ही वह खड़ा होता है उसके बॉडी की नसें कस जाती है। उसके फॉर्मल सूट से ही उसके बॉडी के 6 पैक एब्स अच्छे से नजर आ रहे होते हैं, पर इस वक्त उसकी खूबसूरत आंखें किसी को जलाकर राख कर देने की चाह में थे। वह अपने चेयर से उठकर उन एम्प्लॉइज की तरफ बढ़ता है। ये देखकर उन सभी का तो खून सूखने लगता है। वह एक नजर घूरकर उन्हें देखता है, फिर अपने असिस्टेंट से अपनी सर्द आवाज में कहता है, वंश, रिपोर्ट्स ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वंश एक फाइल अपने बॉस की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही वह फाइल उसके हाथ में आता है, एक एम्प्लॉय जिसका नाम साहिल जैन होता है, वह प्रोजेक्ट का मैनेजर भी था, वह अपनी कपकपाती आवाज में ... बॉस, आई कैन एक्सप्लेन। तभी एक कड़क आवाज आती है, ... कोट, कैन आई आस्क यू फॉर एक्सप्लेनेशन। साहिल सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे 4 और एम्प्लॉइज होते हैं जिन्होंने साहिल के साथ मिलकर घोटाले में उनका साथ दिया होता है। वे सभी समझ जाते हैं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। उन्होंने सोचा था कि अपने बॉस के नाक के नीचे घोटाला करके वे चुपचाप निकल जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर आज कैबिन रूम की कहानी कुछ और ही बयां कर रही थी। तुम सबको पता है न, मुझे गद्दारी पसंद नहीं है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनके बॉस की एक सर्द मगर कंपा देने वाली आवाज आती है। वे सभी सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज बॉस ... बस एक चांस और दे दीजिए, हम आपको अपनी गलती दोहराने का एक भी मौका नहीं देंगे। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उनका बॉस एक डेविल स्माइल देता है और कहता है, शुक्र मनाओ कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी तुम सब आदित्य मल्होत्रा के सामने जिंदा खड़े हो। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सभी एम्प्लॉइज शांत होकर अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि अगर वे बीच में बोले तो उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी ऊपर की टिकट पक्की हो जाएगी। अभी उनके लिए कैबिन से जिंदा निकलना ज्यादा जरूरी था। उनका बॉस अपनी बात बरकरार रखते हुए कहता है, तुम सबकी पनिशमेंट ये है कि घोटाले की 100 करोड़ तुम सबको 2 महीने के अंदर भरने होंगे। एंड वन मोर थिंग, यू ऑल आर फायर्ड फ्रॉम योर जॉब। याद रहे, अगर तुम सब ये नहीं कर पाए तो क्या अंजाम होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहकर वह अपना रिवॉल्वर निकालकर उसे अच्छी तरह देखने लगा। ये देखकर वहां खड़े सभी एम्प्लॉइज की रूह कांप गई। उन्होंने सिर हिलाकर अपने बॉस के कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर एक कड़क आवाज में, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। साहिल के साथ आए सभी एम्प्लॉइज चुपचाप वहां से निकल गए। अब आते हैं कहानी के हीरो के इंट्रोडक्शन पर। तो ये है मिस्टर आदित्य मल्होत्रा, दी इन्फिनिटी एम्पायर जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार कंपनी के ओनर और बिजनेस की दुनिया का एक जाना माना नाम। या यूँ समझ लें कि बिजनेस की दुनिया आदित्य मल्होत्रा के नाम से ही जानी जाती है। इतना हैंडसम फेस है कि कोई भी उस पर मर मिटे। खूबसूरत काली गहरी आंखें, उन पर बड़ी बड़ी पलकें, उन आंखों से हमेशा अंगारे ही बरसते थे। मुस्कुराना तो इन्होंने सालों से छोड़ दिया हो। लंबी नाक जो गुस्से से लाल रहा करती है, पतले गुलाबी होंठ जिन पर मुस्कान का कभी नामो निशान नहीं होता था, शार्प जॉ लाइन और गोरा रंग, 6 पैक एब्स लिए हुई सेक्सी बॉडी, हाइट 6 फीट, पर्सनालिटी ऐसी कि कोई एक बार देखे तो बस दीवाना बन जाए।
आदित्य ने 27 साल की उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमा लिया था, जिसका सपना बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाला हर एक इंसान देखा करता था। ऊपर के इंसिडेंट से आप सभी को पता चल चुका होगा कि आदित्य का नेचर कैसा है। जी हाँ, आदित्य अगर अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन शो करता था तो वह ज्यादातर गुस्से का ही होता था। इसके अलावा भी कोई एक्सप्रेशन होते हैं, आदित्य को शायद ही पता हो। मुस्कुराने जैसे शब्द तो शायद उसकी डिक्शनरी में ही नहीं थे। आदित्य की जिंदगी में किसी भी तरह के इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। वह एक हार्टलेस, सक्सेसफुल और सुपर हॉट एंड हैंडसम बिजनेसमैन है। साहिल और बाकी एम्प्लॉइज के जाने के बाद आदित्य अपनी सर्द आवाज में कहता है, वंश ... इन सभी पर नजर रखो, अगर कोई चालाकी करने की कोशिश करे तो उसे ऊपर जाने का रास्ता दिखा देना ... क्योंकि आदित्य मल्होत्रा की डिक्शनरी में गद्दारी के लिए माफी जैसे शब्द नहीं है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। वंश अपने बॉस की बात में हाँ मिलाते हुए कैबिन से निकल जाता है। आदित्य वापस अपने डेस्क पर आकर लैपटॉप पर बैठकर काम करने लगता है। तभी एक लड़की जो लाइट ब्लू कलर की फॉर्मल शर्ट और पेंसिल स्कर्ट में होती है, आदित्य के कैबिन में एंटर होती है। ये लड़की है मिस साक्षी वर्मा, आदित्य की सेक्रेटरी। कैबिन में एंटर होने से पहले वह परमिशन लेने के टोन में कहती है, मे आई कम इन बॉस ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में जवाब देता है, कम इन ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। साक्षी कैबिन में रखे एक दूसरे डेस्क पर अपनी लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। आदित्य साक्षी की तरफ देखे बिना ही अपनी कोल्ड टोन में कहता है, साक्षी क्या अपडेट्स हैं? ... साक्षी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए, बॉस, मिस्टर लूथरा ने मीटिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। वो आज रात 1 बजे होटल ब्लू बर्ड के रूम नंबर 226 में आपको मिलेंगे। आदित्य, हम रात के 1 बजे होटल ब्लू बर्ड। रात की चांदनी में मुंबई का ये फेमस और खूबसूरत होटल चमचमा रहा था। इस होटल के एक हॉल में 6-7 लड़के और लड़कियां अपने में से किसी फ्रेंड के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए होते हैं। जैसे ही केक कटिंग का टाइम होता है, एक लड़की जो कि 21 साल की होती है और उसका नाम रोशनी मित्तल होता है, उसके फोन में उसके डैड का कॉल आता है। वह उनसे बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अपने सभी दोस्तों की तरफ देखकर कहती है, आई एम सॉरी टू से गाइज ... पर मुझे अभी जाना होगा, डैड ने अर्जेंटली मुझे बुलाया है। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड दीक्षा राठौर जो कि 21 साल की होती है, जवाब देती है, पर रोशनी अभी केक कटिंग में बस 5 मिनट लगेंगे... फिर हम साथ में निकल जाएंगे। रोशनी दीक्षा की बात को काटते हुए, नहीं दीक्षा, डैड ने मुझे अभी के अभी आने को कहा है। आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट यार, नहीं तो डैड मुझे इस तरह कॉल नहीं करते हैं... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर दीक्षा हाँ में सिर हिला देती है और रोशनी वहाँ से निकल जाती है। केक कटिंग होने के बाद सभी दोस्त मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी दीक्षा को वॉशरूम जाना होता है, पर उसे पता नहीं होता कि वॉशरूम किधर है, इसलिए वह इधर उधर होकर वॉशरूम ढूंढने लगती है। होटल ब्लू बर्ड, रूम नंबर 226। आदित्य एक चेयर पर शान से बैठा होता है। वंश उसके बगल में खड़ा होता है। आदित्य के पीछे उसके 3-4 बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। आदित्य के सामने लूथरा इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर लूथरा और उनके 2 असिस्टेंट भी होते हैं। उनके पीछे भी उनके कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं। आदित्य अपनी कोल्ड टोन में, सो मिस्टर लूथरा, इस डील के बारे में आपका क्या ख्याल है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर मिस्टर लूथरा अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हैं और जवाब देते हैं, वेल मिस्टर मल्होत्रा ... मैं आपके साथ ये डील डेफिनेटली करता, पर वो क्या है न, मैंने ये डील ऑलरेडी कपूर्स के साथ साइन कर ली है, सो आई एम सॉरी फॉर सच इनकन्वीनियंसी। कपूर्स का नाम सुनते ही आदित्य का खून खौलने लगता है, पर वह अपने आप को काबू करते हुए अपनी जलती आंखों से मिस्टर लूथरा की तरफ देखकर, मिस्टर लूथरा, लगता है आपको ऊपर जाने की बड़ी जल्दी है... कोष्टक। फिर अपनी कड़क आवाज में, अगर डील पहले से साइन कर ली थी तो हमारे मीटिंग की प्रपोजल एक्सेप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? मिस्टर लूथरा अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान बरकरार रखते हुए, रिलैक्स मिस्टर मल्होत्रा, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है... मैं तो बस आपके हारे हुए चेहरे का दीदार करना चाहता था, बस इसी चाहत में मैंने मीटिंग के लिए हाँ कर दी... एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सुनकर आदित्य गुस्से से आग बबूला हो जाता है।
वह मिस्टर लूथरा की तरफ अपनी गन पॉइंट करके अपनी सर्द आवाज में कहता है, आदित्य मल्होत्रा कभी किसी से नहीं हारता। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये देखकर मिस्टर लूथरा के बॉडीगार्ड्स अपनी गन निकालकर आदित्य की तरफ पॉइंट करते हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वंश उन सभी पर अपने रिवॉल्वर की सभी गोलियां उतार कर कुछ ही सेकंड्स में उन्हें ढेर कर देता है। मिस्टर लूथरा ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके आदमी इस तरह एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। वह अपनी रिवॉल्वर निकालकर आदित्य की तरफ पॉइंट करते हैं। इससे पहले कि मिस्टर लूथरा कुछ कर पाते, आदित्य उनकी तरफ देखे बिना ही उन पर अपनी रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा देता है। गोली उनके सीने में लगती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। इस वक्त आदित्य का चेहरा किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। वह वंश की तरफ देखे बिना ही उससे कहता है, लाशों को ठिकाने लगा दो। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वंश उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए अपने गार्ड्स से कुछ इशारा करता है। आदित्य दरवाजे की तरफ जाता है तो सामने देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। सामने एक लड़की खड़ी होकर अपनी दरीद सहमी आंखों से रूम का नजारा देख रही होती है। ये लड़की और कोई नहीं, दीक्षा ही होती है। दरअसल थोड़ी देर पहले दीक्षा वॉशरूम ढूंढते ढूंढते इस एरिया में आ गई थी। गलती से वह रूम नंबर 226 के दरवाजे पर आ जाती है और सामने का नजारा देखकर तो वह जम सी जाती है। उसने देख लिया होता है कि आदित्य ने कैसे अपनी एक ही शूट में मिस्टर लूथरा को ढेर कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा सीन सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। वह सामने देखकर ऊपर से लेकर नीचे तक कांप जाती है। उसकी धड़कन तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आदित्य को वह अपनी तरफ आते देखती है। वह डर के मारे दरवाजे की साइड हो जाती है। आदित्य अपनी डेविल जैसी आंखों से दीक्षा को देखकर एक वार्निंग लुक देता है और वहां से चला जाता है। इधर दीक्षा भी जैसे तैसे करके हॉल तक आ जाती है। अब तक रोशनी भी उसे पिक करने के लिए आ गई होती है। दीक्षा के चेहरे पर अभी भी 12 बजे होते हैं। रोशनी दीक्षा की ये हालत देखकर उससे पूछ बैठती है, दीक्षा क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुम पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, फिर अब क्या हुआ? ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ये सुनकर मन ही मन कहती है, मत पूछो रोशनी, मैंने आज जो देखा है शायद अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक नजारा था। वो आदमी कितना खतरनाक लग रहा था, मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाए... हे भगवान प्लीज मैं दोबारा उसका चेहरा कभी न देखूं... विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा को यूं सोचता हुआ देख रोशनी उसके सामने अपने हाथ हिलाकर खेलो... मैं तुमसे बात कर रही हूँ। दीक्षा होश में आते हुए, नहीं कुछ भी नहीं रोशनी... तुम ये बताओ कि हम मुंबई से वापस अपने घर कब जा रहे... क्वेश्चन मार्क। रोशनी, हम इसी सिलसिले में डैड ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ कुछ दिन और लगेंगे, इसलिए हम दोनों कल ही जयपुर के लिए निकल जाएंगे... एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सुनकर दीक्षा एक चैन की सांस लेती है। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन मिस दीक्षा राठौर। आइए जानते हैं हम अपनी हीरोइन के बारे में। दीक्षा राठौर, उम्र 21 साल, काली गहरी आंखें और उस पर खूबसूरत घनी घनी पलकें, पतला चेहरा, गुलाबी पतले से खूबसूरत होंठ, लंबी नाक, गोरा रंग और कमर तक लंबे काले बाल, हाइट 5.6। वह इतनी खूबसूरत है कि जो भी उसे देखता एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखता था। दीक्षा एक मासूम और क्यूट सी लड़की है, पर इस मासूम से चेहरे के पीछे एक नटखट और हमेशा बकबक करने वाली लड़की है। घर में सबसे छोटी होने के कारण वह सबकी लाडली है। इसी लाड प्यार की वजह से वह बहुत नटखट और शैतान भी है। वह अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना है, इंडिया की टॉप फैशन डिजाइनर बनने का। तो आदित्य और दीक्षा की एंट्री एक दूसरे की जिंदगी में कैसे होगी? क्या होगा जब डेविल जैसे आदित्य की जिंदगी में मासूम सी दीक्षा की एंट्री होगी? क्या होगा जब दो ऑपोजिट नेचर के लोग एक दूसरे से मिलेंगे? जानेंगे हम आगे के चैप्टर्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय बिलियनेयर वाइफ और बने रहिए कहानी पर। मल्होत्रा फैमिली, मुंबई। मल्होत्रा हाउस मुंबई के एक खूबसूरत एरिया में बना एक विला जो अपनी खूबसूरती के लिए शुमार है। इस विला की थीम व्हाइट है, जो इसे किसी सफेद महल का लुक देता है। विला में एंटर करते ही एक खूबसूरत गार्डन आता है, जिसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स और पौधों को डिफरेंट शेप दिया गया है। गार्डन के एक साइड में खूबसूरत फाउंटेन है, जहां से गिरते हुए पानी की बूंदें मोती की तरह लग रही होती है। गार्डन में टी टेबल भी बनाए गए हैं, जिसकी थीम भी व्हाइट है।
कुल मिलाकर यह घर किसी महल की तरह शानदार और खूबसूरत है। गार्डन के बीचों बीच विला में एंटर होने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। एक तरफ कार पार्किंग है जहां लिमिटेड एडिशन की कई कारें पार्क की हुई हैं। वक्त रात का होता है और चांदनी रात होने की वजह से इस विला की चमक और बढ़ गई होती है। विला के अंदर ऊपर के एक बड़े और खूबसूरत कमरे में एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र 72 साल है, पर चेहरे की तेज ऐसी की चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। वह अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए सोफे पर आराम से बैठी हुई हैं। उनके सामने एक लड़का सोफे पर बैठा बिना किसी भाव के उन्हें देख रहा होता है। एक शांत मगर गहरी आवाज उस कमरे की चुप्पी को तोड़ती है, तो आदित्य बेटा, क्या सोचा आपने? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। वह लड़का और कोई नहीं आदित्य मल्होत्रा है और उसके सामने आदित्य की दादी जी मिसेस शीतल मल्होत्रा अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए आदित्य के जवाब का इंतजार कर रही होती हैं। शीतल जी की बातें सुनकर आदित्य एक गहरी सांस लेता है और सोफे पर से उठकर बाहर खिड़की की तरफ आ जाता है। वह बाहर आसमान की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, दादी माँ, मैं अपना जवाब देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। शीतल जी ये सुनकर अपने चेहरे पर वही गंभीरता और शांति बरकरार रखती हैं। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि उन्हें पहले से ही पता हो कि आदित्य क्या पूछने वाला है। शीतल जी अपनी भारी आवाज में, पूछिए बेटा। आदित्य बिना किसी भाव के अपनी ठंडी आवाज में, ये काम तो ईशान भी कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करने की जरूरत है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही शीतल जी एक गहरी सांस लेती हैं और कहना शुरू करती हैं, बेटा, शायद आप भूल रहे हैं कि आपके दादाजी की क्या इच्छा है। उन्होंने साफ साफ इसके लिए आपको चुना है और हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। शीतल जी के शब्द सुनकर आदित्य समझ जाता है कि उनकी बात को काटना आसान नहीं होगा, पर फिर भी वह अपनी ठंडी आवाज लिए कहता है, दादी माँ, मैं ये नहीं कर सकता। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस पर शीतल जी फिर से एक बार गहरी सांस लेती हैं और अपनी शांत मगर गंभीर आवाज में कहती है, बेटा, हमने आपसे आपकी राय नहीं पूछी। आप मल्होत्रा खानदान के सबसे बड़े बेटे हैं और इस नाते आपको अपने दादाजी के शब्दों का मान रखना होगा। आदित्य जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, शीतल जी अपने एक हाथ को उठाकर आदित्य को रोक लेती हैं और कहती है, उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकरेंगे। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके आगे शीतल जी को जवाब देने के लिए आदित्य के पास शब्द नहीं होते। वह आहिस्ते से अपना सिर हिलाकर बिना किसी भाव के सामने देखने लगता है। ये देखकर शीतल जी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें महसूस हो रहा होता है कि आज उन्होंने एक बड़ी जंग जीत ली। आदित्य को अगर दुनिया में किसी से मतलब था तो वह उसका बिजनेस और फैमिली के कुछ लोग से। इसके अलावा उसे किसी भी तरह के इमोशन से कोई मतलब नहीं था। वह इन दोनों चीजों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दिन के टाइम डाइनिंग टेबल पर फैमिली के सभी मेंबर डाइनिंग टेबल पर मौजूद होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। डिनर कर लेने के बाद शीतल जी सभी को रुकने के लिए कहती हैं। सभी शीतल जी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। हमें आप सभी से कुछ बातें करनी है। एक 52 साल की महिला, लंबी नाक, तीखे नैन और चेहरे की बनावट ऐसी कि किसी वैम्प के रोल के लिए परफेक्ट हो। शीतल जी को जवाब देती हैं, बताएं मोम। सभी शीतल जी की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उनकी शांति से लग रहा होता है कि जरूर कोई सीरियस बात है। शीतल जी अपनी गहरी आवाज में कहना शुरू करती है, कल आदित्य बेटे की शादी है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सबके जहन में खलबली मच जाती है। कुछ मेंबर्स इस न्यूज से बहुत सरप्राइज्ड और खुश होते हैं, तो किसी के दिल को यह नहीं भाता। ये सुनकर एक 53 साल की महिला, जो कि दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उनकी उम्र 35 से ज्यादा न हो, कहती है, लेकिन मोम, इतनी जल्दी? ... शादी को लेकर इतनी तैयारियां करनी होती है, कैसे होगा इतना सब इतने कम टाइम में? ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इनकी बातों से ही पता चल रहा था कि आदित्य की शादी की न्यूज से इन्हें बिल्कुल खुशी नहीं हुई। ये शीतल जी के लिए कोई सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि किस मेंबर का रिएक्शन कैसा होने वाला है। शीतल जी, तारिका, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सारी तैयारियां पहले से हो चुकी है, आपको बस तैयार होकर अपने बेटे की शादी अटेंड करनी है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर तारिका जी के मुंह में ताला लग जाता है, क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता।
वह 52 साल की महिला जिनका नाम मिसेस नताशा सहगल है, तारिका जी की तरफ देखने लगती है। दोनों की शक्ल देखकर पता चल रहा होता है कि ये इस न्यूज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं डाइनिंग टेबल पर शीतल जी की तरफ बैठे एक लड़के और लड़की के चेहरे से ये सुनकर खुशी जा ही नहीं रही थी। आदित्य की तरह ही गहरी काली आंखें, उन आंखों पर खूबसूरत पलकें, चेहरे की फिचा भी कमाल की है। आदित्य की स्ट्रिक्टली जिम की रूटीन फॉलो करवाने से उसकी नॉर्मल सी बॉडी एक 6 पैक एब्स वाली हॉट बॉडी में तब्दील हो गई है। गोरा रंग, हाइट 5.11 और ऐसा हैंडसम कि कोई भी पहली नजर में ही अपना दिल हार जाए। ये लड़का है आदित्य का सगा छोटा भाई ईशान मल्होत्रा। उम्र 23 साल है और यह MBA का स्टूडेंट है। एक क्यूट सा मासूम चेहरा, चेहरे पर पतले गुलाबी होंठ, प्यारी प्यारी सी आंखें, उन पर हमेशा मासूमियत झलकती है। बालों की लंबाई कमर से थोड़ा ऊपर तक, गोरा रंग, उम्र 17 साल है। ये है आदित्य और ईशान की सगी छोटी बहन नित्या मल्होत्रा, जो उनकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। नित्या अभी 12 क्लास में होती है। अपने भाई आदित्य की शादी की खबर सुनकर ईशान और नित्या उछलने ही वाले होते हैं। ईशान नित्या की तरफ देखकर एक्साइटमेंट में, प्रिंसेस, फाइनली भाई की शादी होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड, नित्या अपनी प्यारी आवाज में। मी टू भाई, ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नताशा जी अपनी चिंता से भरी आवाज में, पर मोम, शादी होने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि दुल्हन कौन है। ... प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। शीतल जी नताशा जी की चिंता को खारिज करते हुए, नताशा आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमने आदित्य के लिए उनकी पत्नी चुन ली है, जो कि आपको शादी के दिन ही पता चल जाएगा कि वो कौन है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर नताशा जी चुप रह जाती है, क्योंकि शीतल जी की बातें काटना आसान काम नहीं था। शीतल जी, तो आप सब कल तैयार रहिएगा, हम कल आदित्य बेटे की शादी के लिए जयपुर जा रहे हैं। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, किसी ने मन से हामी भरी और किसी ने बेमन से। रात को डिनर के बाद नित्या और ईशान हॉल में सोफे पर बैठकर अपने भाई की शादी को लेकर डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तभी मेन दरवाजे से एक लड़का एंटर होता है। हल्की भूरी आंखें, गोरा रंग, हैंडसम फेस, हॉट बॉडी और क्या कमाल की पर्सनालिटी है इसकी। अपने हाथों में सूटकेस लेकर घर के अंदर चला आता है। उसे देखकर नित्या और ईशान का चेहरा खिल उठता है। वह भागे भागे उसकी तरफ जाते हैं। ईशान उस लड़के से गले मिलते हुए, मोहित ब्रो, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज... पर तुम भागे भागे कैसे चले आए? न कोई कॉल, न कोई मैसेज... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लड़का जिसका नाम मोहित है कहता है, कैसे नहीं आता भाई, अपने आदित्य भाई की शादी जो होने वाली है। मुझे जैसे ही उनकी शादी की न्यूज मिली, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस दौड़ा चला आया। ये लड़का है मोहित सहगल, नताशा जी और नितिन जी का बेटा। नताशा जी आदित्य की बुआ है, जो कि ज्यादातर मल्होत्रा हाउस में ही रहती है। नितिन जी अपने जॉब की वजह से कनाडा में रहते हैं। मोहित अपने मॉम डैड के साथ टाइम डिवाइड करके रहा करता था। अपने कुछ वेकेशंस में अपने डैड के पास रहता था और कुछ में अपनी मॉम के साथ। मोहित भी 23 साल का है। वह अमेरिका में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है। उसका ड्रीम है कि वह एक सक्सेसफुल शेफ बने। मोहित की नजर अपनी प्यारी बहन नित्या पर जाती है। वह उसके पास जाकर थोड़ा झुक जाता है और कहता है, तो कैसा है मेरा निकू बेबी... प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नित्या मुंह फुलाकर कहती है, आपकी निकू बेबी आपसे नाराज है... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मोहित प्यार से उसे गले लगा लेता है और उसे पुचकारते हुए कहता है, क्यों भला, इस बिग ब्रदर से अब क्या गलती हो गई... क्वेश्चन मार्क। नित्या अपनी प्यारी आवाज में, आपने मुझे इग्नोर करके पहले ईशान भाई को हक किया, इसीलिए मैं आपसे नाराज हूँ। मोहित, अच्छा तो ये बात है। अब मुझे अपनी प्रिंसेस को अपने तरीके से मनाना होगा... ये कहकर वह नित्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे गुदगुदी करते हुए उसे हक कर लेता है। मोहित के ऐसा करने पर नित्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। थोड़ी देर में मोहित उसे नीचे उतार देता है। नित्या मोहित के पास जाकर उसे हक कर लेती है। नित्या मोहित से गले लगे हुए ही अपनी स्वीट वॉइस में, मोहित भाई, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आज मोहित बहुत दिनों बाद इंडिया आया था। नित्या अपने तीनों भाइयों से बहुत प्यार करती है और तीनों की लाडली भी होती है।
मोहित नित्या को हक करके, मैंने भी आपको बहुत मिस किया प्रिंसेस। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मोहित नित्या को खुद से अलग करके, ईशान ब्रो, प्रिंसेस अब जब मैं आ गया हूँ तो भाई की शादी में हम धमाल मचा देंगे। ईशान एक्साइटेड होकर, बिल्कुल ब्रो। मोहित, पर कोई ये तो बताओ कि हमारी होने वाली भाभी कौन है? नित्या एक कंफ्यूज लुक देकर, यही तो नहीं पता भाई। मोहित, मतलब आदित्य भाई किसी लड़की से ही शादी कर रहे हैं न, या कहीं अपने बिजनेस से ही तो शादी नहीं कर रहे? मोहित ने इतना कहा ही होता है कि ईशान खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ईशान हंसते हुए, डोंट वरी भाई, भाभी दादी माँ ने सिलेक्ट की है, तो आई एम श्योर कि वो कोई लड़की ही होगी। वेडिंग डे, जयपुर, राठौर हाउस, एक मीडियम साइज का घर जो न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा। ये है दीक्षा का घर। राठौर फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। दीक्षा के पापा मिस्टर दीपक राठौर, दीक्षा की मम्मी मिसेस कीर्ति राठौर, दीक्षा की प्यारी दादी मिसेस शांति राठौर और दीक्षा की प्यारी दी कृतिका राठौर। दीक्षा और कृतिका का कमरा। कृतिका बेड पर लेटी अपनी प्यारी दीक्षा के क्यूट चेहरे की तरफ देखकर, दीक्षा तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ... एक्सक्लेमेशन मार्क। कृतिका जैसे ही जाने को हुई, दीक्षा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। वह जिद करते हुए बोली, नहीं दी, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती, मुझे आपकी गोद में सोना है। कृतिका बेड पर बैठ जाती है और दीक्षा एक पिलो लेकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाती है। कृतिका दीक्षा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, पता नहीं मेरा ये छोटा बच्चा कब बड़ा होगा। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दीक्षा मुस्कुराते हुए, छोटा बच्चा भी बोलती हो और बड़े होने के लिए भी कहती हो। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर कृतिका अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर, सच तो ये है दीक्षा कि मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी ये प्रिंसेस कभी बड़ी हो, पर क्या करे, मेरे चाहने न चाहने से ऐसा हो सकता है क्या? ये सुनकर दीक्षा अपनी दी का हाथ लेकर उन्हें चूम लेती है और कृतिका के चेहरे की तरफ देखकर, दी आप मेरी बेस्ट हो, मैं आपसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ... एक्सक्लेमेशन मार्क कोड। ये सुनकर कृतिका अपनी प्यारी दीक्षा को हक कर लेती है। कृतिका दीक्षा के सिर में हाथ फेरते हुए, अच्छा अब ये बताओ कि मुंबई की ट्रिप कैसी रही? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर तो जैसे दीक्षा जम सी गई। उसे फिर वही इंसिडेंट याद आने लगा जिसे उसने होटल ब्लूबर्ग के एक रूम में देखा था, जब वह वॉशरूम ढूंढ रही होती है। दीक्षा मन ही मन कहती है, ये आपने क्या पूछ लिया दी, बड़ी मुश्किल से तो मैं उस हादसे के बारे में भुलाने की कोशिश कर रही थी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा को चुप देखकर कृतिका पूछ बैठती है, क्या हुआ दीक्षा, तुम कहाँ खो गई? ... क्वेश्चन मार्क। दीक्षा, नहीं कुछ भी तो नहीं दी, अच्छी रही हमारी ट्रिप। ... एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर दोनों यूं ही बातें करने लगे। दीक्षा की दी कृतिका राठौर, उम्र 25 साल, हाइट 5.7, दीक्षा की तरह ही काली गहरी आंखें, उस पर खूबसूरत घनी पलके, पतला चेहरा, उस पर गुलाबी पतले खूबसूरत होंठ, गोरा रंग और लंबे रेशम से काले बाल। दीक्षा की तरह ही उसकी दी भी बहुत खूबसूरत है। कृतिका जयपुर में ही एक कंपनी में जॉब करती है। दिन के वक्त कृतिका एक बाउल में चम्मच डालकर दीक्षा के पीछे पीछे आ रही होती है। कृतिका, दीक्षा, मैंने कहा रुको। दीक्षा जिद करते हुए, नहीं दी प्लीज, मुझे आपका ये हेल्दी डिश टेस्ट नहीं करना है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। डाइनिंग टेबल पर शांति जी, कीर्ति जी और दीपक जी ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। वे दोनों को एक दूसरे के पीछे भागते देखकर पूछ बैठते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम दीक्षा के पीछे क्यों पड़ी हो? ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दीक्षा कीर्ति जी की तरफ देखते हुए, मम्मा देखिए न, दी अपना हेल्दी डिश मुझे खिलाने में तुली हुई है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा की बात सुनकर कीर्ति जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी दी की शिकायत कर रही थी। कीर्ति जी मुस्कुराते हुए, तो बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है? ... तुम्हारी दी तुम्हारे अच्छे हेल्थ के लिए ही तो बोल रही है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर दीक्षा का मुंह लटक जाता है। वह किसी नाराज छोटे बच्चे की तरह हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। कृतिका उसके पास आकर एक चम्मच निवाला उसके मुंह की तरफ बढ़ाती है। दीक्षा बेमन से वह खाती है, पर उसका टेस्ट उतना बुरा नहीं होता जितना कि उसने सोचा होता है।
इसलिए वह जैसे जैसे कृतिका उसे खिलाती गई वह खाती गई। दोनों बहनों को इस तरह देखकर दीपक जी, कीर्ति जी और शांति जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वे तीनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों बहनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मुंबई ट्रिप को 1 हफ्ते से अधिक हो चुके होते हैं, पर इस बीच दीक्षा की रोशनी से बात नहीं हुई थी। जब उसने अपना फोन देखा तो रोशनी का मैसेज आया हुआ था। मैसेज कुछ इस तरह था, दीक्षा कल मेरी शादी है। ये लिखकर रोशनी ने वेडिंग इनविटेशन कार्ड दीक्षा को मैसेज किया था, जिसमें वेडिंग वेन्यू मेंशन किया हुआ था। यह मैसेज पढ़कर दीक्षा शॉक हो गई कि यूं अचानक से रोशनी शादी क्यों कर रही है। उसने उसे कॉल करने का भी ट्राई किया, पर रोशनी का कॉल ही नहीं लग रहा था। दीक्षा ने अपने घर में रोशनी की शादी के बारे में सबको बताया। अगली सुबह मल्होत्रा हाउस, मल्होत्रा फैमिली जयपुर जाने के लिए कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके होते हैं। वहां पहुंचकर सभी मेंबर्स अपने प्राइवेट जेट में बैठकर जयपुर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में वे जयपुर पर लैंड हो जाते हैं। वहां पहले से ही लिमिटेड एडिशन की कई कारों की लाइन लगी होती है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी खड़े होते हैं। सभी अपने अपने कार में बैठकर होटल के लिए निकल जाते हैं। होटल का एक कमरा, वहां नित्या, ईशान और मोहित गप्पे हाँक रहे होते हैं। तभी एक लड़का और लड़की उस रूम में एंटर होते हैं। लड़की एक पर्पल कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही होती है और लड़का ट्रेडिशनल वेयर में बहुत डैशिंग लग रहा होता है। मोहित खुश होकर, विहान ब्रो व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मोहित विहान के गले लग जाता है। नित्या उस लड़की की तरफ देखकर खुश हो जाती है और उससे गले मिलते हुए ईशादी ... एक्सक्लेमेशन मार्क। ईशान सरप्राइज्ड होकर, विहान भाई, ईशादी आप दोनों यहाँ ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। विहान हाँ छोटे, अपने यार की शादी है आज तो कैसे नहीं आते ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मोहित भाई मैं तो बहुत खुश हुआ, आपके आने से आज यहाँ की रौनक कई गुना बढ़ गई ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ईशा झूठ मूठ का मुंह बनाते हुए, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं ... एक्सक्लेमेशन मार्क। मोहित ईशा की तरफ जाकर उसके गले लगते हुए, ओ माई स्वीट ईशा दी ... आपको भला कोई भूल सकता है क्या। ईशान ईशा और विहान की तरफ देखते हुए, पर भाई दी आप दोनों को शादी की न्यूज कब मिली ... प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस पर विहान, वो सब छोड़ो छोटे, हम दोनों तो आदित्य की शादी की न्यूज सुनकर ही शॉक में चले गए थे। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जनाब शादी करने वाले हैं। वो तो दादी माँ ने 2-3 बार कंफर्म करवाया, तब जाकर हमें पता चला कि ये रियलिटी है। फिर विहान ईशान, मोहित और नित्या की तरफ देखकर, अच्छा कोई ये तो बताओ कि कौन है वो लड़की जिसने हमारे हार्टलेस हैंडसम के दिल में प्यार की घंटियां बजाई ... कौन है हमारी भाभी जी। ये सुनकर ईशान, वही तो नहीं पता भाई, आज मंडप में ही पता चलेगा कि हमारी होने वाली भाभी कौन है ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस पर विहान, यार मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि आज हमारे यार की फाइनली शादी हो रही है। फाइनली हमारे हैंडसम की जिंदगी में कोई आने वाला है। आई होप कि इसके बाद आदित्य की लाइफ में वो खुशियाँ वापस आ जाएं। लेकिन हमारे दुल्हे राजा है कहाँ। इस पर ईशान और मोहित को याद आता है कि आदित्य को रेडी करवाने की जिम्मेदारी दादी माँ ने उन्हें सौंपी थी। वे दोनों भागते हुए आदित्य के कमरे की तरफ जाने लगते हैं, ये देखने के लिए कि वो अब तक रेडी हुआ या नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ये काम ठीक से नहीं किया तो दादी माँ का वज्र उन पर गिर सकता था। नित्या, ईशा और विहान भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो ये लड़का है विहान खुराना, उम्र 27 साल और दिखने में हैंडसम है। ये लड़की है ईशा मेहता, उम्र 26 साल और बेहद खूबसूरत है। विहान और ईशा आदित्य के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये कॉलेज के टाइम से ही साथ हैं। विहान खुराना इंडस्ट्रीज का सीईओ है और ईशा मेहता फैमिली के गोल्ड और डायमंड ज्वेलरीज की ब्रांड ब्लू डायमंड्स की सीईओ है। आदित्य के रूम में जैसे ही पांचों उसके कमरे में पहुंचते हैं, सामने ग्लास विंडो की तरफ देखकर उन पांचों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। पांचों सामने देखकर ठंडी आहें भरने लगते हैं, क्योंकि आदित्य लग ही इतना हैंडसम और डैशिंग रहा होता है। ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी और उस पर ग्रीन कलर की कुंदन का बड़ा सा हार, सिर पे शेरवानी से मैच करता हुआ सेहरा। इस लुक में उसका ऑरा किसी शाही राजकुमार की तरह लग रहा था।
आदित्य फोन पर किसी से बात कर रहा था। ईशा और विहान समझ गए कि वो किसी बिजनेस कॉल पर ही होगा। उसे देखकर विहान ईशा की तरफ देखता है और कहता है, ये नहीं सुधरेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पर आज उसके इस लुक पर से कोई चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। आदित्य 20 मिनट के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और सामने देखता है तो सब बुत बनकर उसे ही देख रहे होते हैं। विहान अपने होश में आते हुए आदित्य की तरफ बढ़ता है और उसे गले लगाते हुए, आदित्य मेरे भाई मेरे यार ... मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज तेरी शादी हो रही है ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कहकर विहान आदित्य से अलग होता है तो ईशा उसके हाथों में जोर से चिमटी काटती है। आउच चिच। ईशा के पिंच किए हुए जगह पर रब करते हुए उस पर बिगड़ते हुए, क्या है ईशा ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस पर ईशा मुस्कुराते हुए मासूम बनकर कहती है, वो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आज आदित्य की शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यकीन दिला रही थी ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहकर ईशा मुंह दबाकर हंसने लगती है और उसके साथ साथ ईशान, मोहित और नित्या भी हंसने लगते हैं। विहान घूरकर ईशा को देखने लगता है। ईशा उसे इग्नोर करते हुए आदित्य के पास जाती है और उसके गले लगते हुए, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य ... एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के ईशा को थैंक यू कहता है। उसके ऐसे रिएक्शन से ईशा को कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि वह जानती थी कि आदित्य को अपने इमोशंस को शो करना पसंद नहीं। नित्या अपनी प्यारी आंखों से अपने आदित्य भाई को दूल्हे के रूप में देख रही होती है। वह आहिस्ते से आदित्य के पास जाती है और बिना कुछ कहे उसके सीने से लग जाती है। आदित्य भी नित्या को अपने सीने से लगा लेता है। नित्या आज डार्क ग्रीन कलर के लहंगे में एक राजकुमारी की तरह लग रही होती है। उन दोनों को इस तरह देखकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि नित्या ही वो इकलौती शख्स है जिससे आदित्य थोड़ा सॉफ्टली पेश आता है। आदित्य उस रूम से जैसे ही बाहर जाने को होता है, विहान उसका रास्ता रोक लेता है। आदित्य एक नजर घूरकर विहान को देखता है, जैसे उसे अपना रास्ता छोड़ने के लिए वार्न कर रहा हो। वह आदित्य की तरफ देखकर, भाई मैं तेरे से बहुत नाराज हूँ। एक तो तू फाइनली शादी कर रहा है, वो भी हमें बताए बिना। हमें शादी की खबर मिली तो भी दादी माँ से, वरना तो तू बताने से रहा था। यही तेरी दोस्ती है। सभी गौर से विहान और आदित्य की तरफ देख रहे होते हैं। कैसे विहान आदित्य के सामने ड्रामा कर रहा होता है। आदित्य उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए एक नजर घूरकर विहान को ऐसे देखता है जैसे उसने कोई गलत बात कह दी हो। आदित्य विहान की सभी शिकायतों को खारिज करते हुए बिना किसी भाव के कहता है, हो गया तेरा, तुझे मिल गई न शादी की न्यूज, अब खुश रह। ये कहकर वह उसे इग्नोर करते हुए बाहर जाने को होता है तो विहान, अरे भाभी जी का नाम तो बताता जा ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पर तब तक वह बाहर जा चुका होता है। विहान अपना सिर पीटते हुए, पता नहीं क्या होगा भाभी जी का। ये सुनकर सभी विहान को देखकर हंसने लगते हैं। फिर सभी कार में बैठकर दूसरे होटल के लिए निकल जाते हैं, जहां आदित्य की शादी होने वाली होती है। टू बी कंटिन्यूड। तो आपको क्या लगता है, क्या रोशनी की शादी जिससे होने वाली है वह आदित्य ही है? अगर ऐसा है तो क्या होने वाला है इस शादी में? रोशनी का शॉकिंग डिसीजन। जयपुर का एक आलीशान होटल। इस होटल को आज किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और इतनी शानदार सजावट हो भी क्यों न, क्योंकि आज जयपुर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मिहिर मित्तल की इकलौती बेटी रोशनी मित्तल की शादी जो हो रही थी। अपनी बेटी की शादी की खुशी में मिस्टर मित्तल ने आज पूरे होटल को बुक कर लिया था। मिस्टर मित्तल और उनकी वाइफ मिसेस शोभा मित्तल के चेहरे की रौनक आज बयां कर रही थी कि वो दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। उनकी खुशी की वजह ये भी थी कि उनकी बेटी रोशनी की शादी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शुमार मिस्टर आदित्य मल्होत्रा के साथ होने जा रही थी। इसलिए वे दोनों आज किसी भी मेहमानबाजी में कोई कमी नहीं होने देना चाह रहे थे। मिस्टर मित्तल बार बार होटल के अटेंडेंसेस को पर्सनली समझाते फिर रहे थे कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट वे में होनी चाहिए। होटल के एंट्री गेट पर एक 55 साल के आदमी और एक 50 साल की औरत गेट पर से ही होटल की खूबसूरती को निहारने लगे। उनके साथ एक लड़की थी जो 21 साल की होती है। ये हैं दीक्षा और उसके मम्मी पापा कीर्ति जी और दीपक जी, जो आज अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में शामिल होने अपने मम्मी पापा के साथ आई है। दीपक जी होटल की भव्यता और खूबसूरती को निहारते हुए, क्या खूबसूरती है इस होटल की और इसकी सजावट के, तो भाई क्या कहने।
दीक्षा अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए रोशनी के वेडिंग इनविटेशन कार्ड से पता चला था कि उसकी शादी किसी बहुत बड़े होटल में होने वाली है। पर ये होटल तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा आज लाइट और मैजेंटा पिंक कलर के लहंगे के कॉम्बिनेशन में कहर डा रही थी। आज जो भी उसे देख रहा था बस अपनी पलकें झपकाना ही भूल जा रहा था। दीक्षा इतनी खूबसूरत लगे भी क्यों न, क्योंकि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड रोशनी की शादी जो हो रही थी। इस तरह होटल की खूबसूरती और सजावट को निहारते हुए वे तीनों अंदर आए। मिहिर जी और शोभा जी ने राठौर फैमिली की आवभगत की। वे बातें करने में लगे हुए थे कि तभी किसी ने आकर इन्फॉर्म किया कि बारात पहुंच गई है। ये सुनकर मिहिर जी और शोभा जी दूल्हे और उसकी फैमिली के स्वागत के लिए होटल के एंट्रेंस की तरफ जाने लगे। उनके पीछे दीपक जी और कीर्ति जी भी चले गए। रोशनी का होने वाला हस्बैंड यानी आदित्य मल्होत्रा और उसकी फैमिली मुंबई में रहती है। वे आज सुबह ही जयपुर आए थे और एक दूसरे होटल में रुके हुए थे। मिस्टर और मिसेस मित्तल ने आगे जाकर दूल्हे और उसकी पूरी फैमिली का स्वागत किया। आदित्य मल्होत्रा आज ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी में था और गले में ग्रीन कलर का कुंदन का हार उसके लुक को रॉयल टच देने के लिए काफी था। आज दूल्हे पर से किसी की नजरें ही नहीं हट रही थी। आदित्य जो कि इस लुक में बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। उसे देखकर लग रहा था कि वह अपनी शादी में नहीं बल्कि किसी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हो। आदित्य के पीछे उसकी छोटी बहन नित्या, उसका भाई ईशान और मोहित खड़े हुए थे। आदित्य के दोनों भाई उसकी तरह ही बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं। आज डार्क ग्रीन कलर के लहंगे में नित्या किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसके प्यारे से चेहरे पर से मुस्कान तो हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे की चमक से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह अपनी भाई की शादी से कितनी ज्यादा खुश है। नित्या के बगल में खड़ी उनकी दादी शीतल जी, जिनके चेहरे की तेज ऐसी थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। आज उनके चेहरे पर भी एक मीठी मुस्कान थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आज फाइनली उनका पोता शादी करने जा रहा है। पीछे में मल्होत्रा फैमिली के बाकी मेंबर्स भी थे, पर बाकी किसी के चेहरे में इस शादी को लेकर किसी तरह का एक्साइटमेंट, किसी तरह की खुशी नहीं झलक रही थी। उनके स्वागत के बाद वे होटल के अंदर आए। शीतल जी के कहने पर आदित्य मंडप में बैठ गया। पंडित जी के कहने पर मिहिर जी और शोभा जी दीक्षा को रोशनी को लाने के लिए भेजते हैं। दीक्षा का लाइट पिंक और मैजेंटा पिंक कलर के कॉम्बिनेशन वाला लहंगा उस पर बहुत फब रहा था। आज उस पर से तो किसी की नजरें ही नहीं हट रही थी। जब वह दुल्हन को लेने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगी तो सबकी निगाहें दीक्षा की तरफ मुड़ गई। होटल का एक कमरा, दीक्षा एक कमरे में आ जाती है जो कि रोशनी का कमरा होता है। वह तो कब से रोशनी से मिलना चाहती थी, अब जाकर उसे यह मौका मिला। पर वहाँ उसे रोशनी नहीं दिखती तो वह कमरे में ही इधर उधर उसे आवाज लगाने लगती है। उसे बैग की तरफ देखकर थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि शादी का जोड़ा तो बिल्कुल वैसा का वैसा रखा पड़ा है। अब तक तो रोशनी को रेडी हो जाना चाहिए था। ये सोचते सोचते पता नहीं क्यों पर उसे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए थे। उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी तब हो गई जब उसने रोशनी को एक सिंपल जीन्स और टॉप में देखा। दीक्षा रोशनी की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए, रोशनी ये सब क्या है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम हो कि अभी तक रेडी नहीं हुई... ... प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दीक्षा का सवाल सुनकर रोशनी एक पल के लिए तो शांत हो जाती है। उसे यूं शांत खड़ा देखकर दीक्षा उस पर बिगड़ते हुए, रोशनी ये कोई कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं है कि तू एक दिन लेट सबमिट करेगी तो सबमिट हो जाएगी। ये तेरी शादी है। इस पर रोशनी दीक्षा को एकटक देखते हुए, हाँ मैं जानती हूँ दीक्षा की ये मेरी शादी है, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। रोशनी का इतना कहना था कि दीक्षा तो आंखें बड़ी करके रोशनी को देखने लगी। दीक्षा रोशनी की तरफ देखते हुए, आर यू रियली मैड? ... प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी दीक्षा के दोनों बाजुओं को पकड़कर, दीक्षा देख इस शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अपने डैड के प्रेशर में आकर हाँ कर दी थी। मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ यार, उसके बिना मैं अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा तो बुत बनकर रोशनी की बातें सुने जा रही थी। उसे तो बस यही मन कर रहा था कि वह रोशनी के कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाए। रोशनी दीक्षा की तरफ एकटक देखकर उससे वो बात कह जाती है जिसकी शायद दीक्षा को उम्मीद नहीं होती।
रोशनी, दीक्षा, आज तुझे हमारी दोस्ती की खातिर मंडप पर मेरी जगह बैठना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रोशनी ने इतना कहा ही होता है कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों में पड़ती है। उसकी बातें सुनकर दीक्षा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह रोशनी के गालों में थप्पड़ जड़ देती है। रोशनी जानती थी कि उसकी कही बातों का यही नतीजा होने वाला है। दीक्षा रोशनी की तरफ आंखें तरेरते हुए, रोशनी तेरी बेवकूफी से मैं वाकिफ थी, पर तू इतनी बड़ी पागल भी है ये मुझे आज पता चल रहा है। तू तो पागल है ही, पर तू इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तेरे पागलपन में शामिल हो जाऊंगी, और मैं तुझे ये करने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। अब चुपचाप तैयार हो और मंडप में चल। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रोशनी कुछ कह पाती इससे पहले ही मिहिर जी, शोभा जी, दीपक जी और कीर्ति जी उस कमरे में आ जाते हैं। उन्हें देखकर रोशनी सॉरी मॉम डैड कहकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। मिहिर जी और शोभा जी तो बस बुत बन कर देखते ही रह जाते हैं। पांचों चुपचाप खड़े होकर ये सोचने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। शोभा जी कमरे की चुप्पी तोड़ते हुए, मिहिर, मैंने आपसे कहा था कि प्लीज एक बार रोशनी की मर्जी भी जान लें, पर नहीं, आपको तो बस मनमानी करनी होती है। आप देख लिया ना नतीजा, आपके जिद की वजह से रोशनी आज मंडप छोड़कर भाग गई। मिहिर जी को आज बहुत अफसोस हो रहा था। रोशनी नटखट और शैतान तो थी, पर मिहिर जी को ये कभी नहीं लगा था कि उनकी बेटी मंडप छोड़कर ही भाग जाएगी। मिहिर जी के पास शोभा जी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि शोभा जी सच ही तो कह रही थी कि उन्होंने रोशनी पर ये रिश्ता थोपा था। सभी सोचने में बिजी थे कि मिहिर जी और शोभा जी आस भरी नजरों से दीक्षा और उसके मम्मी पापा के पास गए। शोभा जी और मिहिर जी रिक्वेस्ट करते हुए, भाई साहब, बहन जी, हमें ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर प्लीज क्या दीक्षा रोशनी की जगह ये शादी कर सकती है? देखिए, मल्होत्रा खानदान एक बहुत अच्छा और ऊंचा खानदान है। हमें पूरा यकीन है कि दीक्षा वहाँ बहुत खुश रहेगी। उनकी बातें सुनकर तो जैसे दीपक जी की आंखों में खून उतर आया। वह मिहिर जी की तरफ देखकर, भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? माना कि आप जयपुर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिहिर जी अपने नम आंखों से, दीपक भाई, आज आपसे जयपुर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक बेटी का बाप बात कर रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दीपक जी भी एक पल के लिए शांत हो गए। भले ही वे मिहिर जी से बेरुखी से पेश आ रहे थे, पर वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि इस वक्त उनके दिलों में क्या गुजर रही होगी। वे पांचों खड़े होकर बस सोच ही रहे थे कि तभी उस कमरे में शीतल जी, आदित्य, नित्या और ईशान आ गए। शीतल जी अपनी गंभीर आवाज में, मिस्टर मित्तल, हम कब से दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब शीतल जी की निगाहें कमरे के चारों तरफ जाती है और वहां खड़ी शक्लों को देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ क्या हो रहा है। मिहिर जी कमरे की चुप्पी तोड़ते हुए अपनी सहमी आवाज में, सॉरी मिसेस मल्होत्रा, लेकिन रोशनी मंडप छोड़कर भाग गई है। इतना सुनते ही शीतल जी अपनी रौबदार आवाज में, मिस्टर मित्तल, आपको अच्छे से पता है कि हमें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मिहिर जी हाथ जोड़कर दोबारा कहते हैं, मिसेस मल्होत्रा, ये मजाक नहीं, सच है। ये सुनकर शीतल जी की आंखों में खून तैर जाता है। वह मिहिर जी की तरफ आंखें तरेर कर देखते हुए कहती है, मिस्टर मित्तल, आपकी बेटी की इस गलती का क्या नतीजा होगा, इसका मतलब समझते हैं आप? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर मिहिर जी कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मल्होत्रास के गुस्से का पूरा आइडिया था। वह शीतल जी की तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं, मिसेस मल्होत्रा, मैं अपनी बेटी के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बारात खाली लौट कर नहीं जाएगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह दीक्षा के पास आते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, दीक्षा बेटा, मैं जानता हूँ, मैं जो आपसे मानने जा रहा हूँ उसका हक तो नहीं है मेरे पास, पर प्लीज बेटा, आज मित्तल परिवार की इज्जत आपके हाथ में है। प्लीज इसे बचा लो बेटा। इतना कहते कहते मिहिर जी के आंखों में आंसू छलक आए। दीक्षा से ये देखा नहीं गया। वह मिहिर जी के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ में लेते हुए, अंकल प्लीज आप खुद को संभालिए। !
मिहिर जी और दीक्षा बातें कर ही रहे थे कि शीतल जी दीक्षा के पास आई। वह अपनी रौबदार आवाज में बोली, मेरे पोते आदित्य की शादी इस लड़की से होगी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दीक्षा, दीपक जी और कीर्ति जी बुत बनकर बस खड़े रह गए। दीक्षा अपनी मासूम और सहमी आवाज में, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। शीतल जी, बेटा, हमने आपसे आपकी राय नहीं पूछी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह दीपक जी और कीर्ति जी के पास गई और बोली, हम जानते हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी अपनी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। ... हमें आशा है कि आपको इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होगा। अब आप चाहे या न चाहे पर आपकी बेटी ही मल्होत्रा फैमिली की बहू बनेगी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कहकर शीतल जी आदित्य की तरफ देखने लगी। दीपक जी और कीर्ति जी अपने आंखों में आंसू लिए शीतल जी से रिक्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मल्होत्रा फैमिली का कितना बड़ा नाम है और उनकी बातों को काटना किसी के बस की बात नहीं थी। दीपक जी और कीर्ति जी शीतल जी से रिक्वेस्ट करते हुए, मिसेस मल्होत्रा प्लीज ऐसा मत कीजिए। ... हमारी बेटी अभी मासूम और छोटी है, उसे शादी जैसे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। शीतल जी अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के, हमें न सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। ये कहकर वह एक बार फिर आदित्य की तरफ देखती है। दीपक जी, कीर्ति जी और दीक्षा को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस शादी में आना उनके लिए इतना महंगा साबित होगा। अगर उन्हें पहले से पता होता कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है तो वे यहाँ कभी नहीं आते दीक्षा की शादी आदित्य के साथ। दीपक जी, कीर्ति जी और दीक्षा को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस शादी में आना उनके लिए इतना महंगा साबित होगा। अगर उन्हें पहले से पता होता कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है तो वे यहाँ कभी नहीं आते। अब आगे आदित्य तो बस बिना किसी भाव के खड़ा था। यह शादी वह अपनी दादी की खुशी के लिए कर रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी रोशनी से हो या दीक्षा से, उसके लिए यह एक ही बात थी। शीतल जी आदित्य की तरफ देखकर ऑर्डरिंग टोन में कहती है, बेटा जाए और दीक्षा को रेडी करवाकर मंडप पर ले आइए। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य शीतल जी की बात मानकर दीक्षा का हाथ, जो कि अब तक घबराहट और डर से ठंडा पड़ चुका था, को पकड़कर रेडी करवाने के लिए ले जाता है। दीक्षा तो अभी भी शॉक में होती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। दीपक जी और कीर्ति जी अपनी आंखों में आंसू लिए दीक्षा को बस देखते ही रह गए। उन्होंने दीक्षा की तरफ जाने की कोशिश की, पर आदित्य के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें वहीं रोक दिया। दीक्षा की बॉडी में तो जैसे जान ही नहीं रह गई थी। उसके आंखों में आंसू तक नहीं थे। आदित्य को तो यह फील ही नहीं हो रहा था कि वह किसी का हाथ पकड़कर चला आ रहा है। होटल के कमरे में आकर आदित्य अपनी सर्द आवाज में कहता है, 15 मिनट है तुम्हारे पास रेडी होने के लिए, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उस कमरे में एक मेकअप आर्टिस्ट और एक स्टाइलिस्ट पहले से मौजूद थे, जो कि रोशनी को रेडी करने के लिए हायर किए गए थे। बेड पर हल्का गुलाबी कलर का एक खूबसूरत शादी का लहंगा रखा हुआ था। दीक्षा ने एक नज़र उस वेडिंग लहंगे की तरफ देखती है। उसे समझ आ जाता है कि यह एक फेमस डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा है। ये लहंगा बिल्कुल ऐसा ही था जैसा लहंगा दीक्षा ने अपनी शादी में पहनने के लिए सोच रखा था, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे इतनी कम उम्र में और इस तरह से शादी करनी पड़ेगी। उसे किसी ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ेगी जिसके बारे में वह ठीक से जानती तक नहीं। स्टाइलिस्ट ने दीक्षा को शादी का जोड़ा पहनने में उसकी हेल्प की। दीक्षा ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी का जोड़ा पहनकर उसके लिए मंडप में बैठेगी। लहंगा पहनने के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने दीक्षा का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। चेहरे पर हल्का मेकअप, बालों का खूबसूरत बन और उस बन पर सुर्ख लाल रंग के गुलाब सजाए गए थे। आज शादी के इस जोड़े में दीक्षा किसी अप्सरा की तरह लग रही थी, पर कुछ था जो उसके इस लुक को इनकम्प्लीट कर रहा था। वह था उसके चेहरे की मुस्कान, जो कि उससे कोसों दूर रूठकर कहीं चली गई थी। रेडी होने के दौरान दीक्षा का बहुत मन हुआ कि वह खिड़की से कूदकर कहीं भाग जाए, पर पूरे होटल में आदित्य के बॉडीगार्ड्स खड़े थे और उससे भी बढ़कर वह अगर ऐसा करने की कोशिश भी करती तो आदित्य मल्होत्रा उसके मम्मी पापा को नहीं छोड़ता। सभी बातों को ध्यान में रखकर वह चुपचाप सहमी हुई मिरर के सामने बैठ गई। स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम कर दिया। 15 मिनट बाद दीक्षा तैयार हो गई। तैयार होने के बाद जैसे ही वह खड़ी हुई, मिरर में अपने आप को देखकर वह एक पल को ठहर सी गई।
क्योंकि खुद दीक्षा को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह आज इतनी खूबसूरत लग रही है। उसने सुन रखा था कि शादी के जोड़े में हर लड़की बेहद खूबसूरत लगती है और आज वह देख भी पा रही थी। दीक्षा मन ही मन कहती है, अभी कृतिका दी होती तो मुझे देखती रह जाती। कृतिका दी, कहाँ हो आप? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे ये शादी नहीं करनी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पर आज दीक्षा की बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। दीक्षा की हालत अभी भी बहुत खराब थी, इसलिए दोनों आर्टिस्ट ने उसे दरवाजे तक पहुँचाया। आदित्य जो कब से अपनी घड़ी देखे जा रहा था और मन ही मन दीक्षा पर उसे गुस्सा आने लगा था, पर जैसे ही वह दरवाजे की तरफ देखता है पलकें झपकाना ही भूल जाता है। आदित्य ने अपनी जिंदगी में बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी थी, पर दीक्षा की खूबसूरती और उसकी मासूमियत में कुछ तो बात थी जो उन सभी से अलग थी, जो आदित्य को अपनी तरफ खींच रही थी। आज दीक्षा की खूबसूरती इस शादी के जोड़े में कई गुना बढ़ गई थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी कोसों दूर थी। आदित्य उसका हाथ पकड़कर बिना किसी भाव के मंडप में ले आया और उसे बैठा दिया। खुद उसके बगल में बैठ गया। पंडित जी के मंत्रोपचार के साथ शादी की विधियां शुरू हो गई। इसके साथ ही दीक्षा अपने ख्यालों में खो गई। उसने अपनी शादी को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे, सब आज धरे के धरे रह गए। उसने अपनी फैमिली में भी सबको अपने शादी के प्लान शेयर कर रखे थे। वह सोचने लग जाती है कि वह कितनी खुश और एक्साइटेड थी अपने प्लान को बताते वक्त, पर आज इस शादी के मंडप में किसी अनजान के साथ बैठते हुए अपने सपनों को टूटता देख दीक्षा के आंखों से एक बूंद आंसू गिर आए और आदित्य के हाथों में गिर गए। आदित्य ने बिना किसी भाव के एक नजर दीक्षा की तरफ देखा, फिर सामने अग्निकुंड की तरफ देखने लगा। 7 फेरे लेते समय भी दीक्षा ये सोचने लगी कि कितनी अजीब बात है, जिस इंसान से आज मेरी शादी हो रही है मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा है। मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती सिवाय उसके नाम के। 7 फेरे के बाद आदित्य ने सिंदूर की डिब्बी लेकर दीक्षा की मांग भर दी और मंगलसूत्र पहना दिया। मांग भरते वक्त दीक्षा की आंखें अपने आप बंद हो गई, क्योंकि वह इसके साथ ही मिस दीक्षा से मिसेस दीक्षा बनने वाली थी। उसने अपने इस मोमेंट के लिए कितने सपने देखे थे, पर यह उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होने से उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। ... एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। आदित्य और दीक्षा ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया। फिर आदित्य ने दीक्षा का हाथ पकड़कर शीतल जी के पास आया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद तारिका जी के पैर छुए, फिर नताशा जी का आशीर्वाद लिया। उनके साथ एक 56 साल का आदमी भी खड़ा हुआ था, पर आदित्य ने उनकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। जब जाने का वक्त आया तो दीक्षा अपने मम्मी पापा की हालत, उनका रोता और मायूस चेहरा देखकर रो पड़ी। उनको दीक्षा को अपने साथ ले जाते देख दीपक जी से रहा नहीं गया और वे भावुक होकर कहने लगे, प्लीज मेरी बेटी को मत ले जाए। ... अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर शीतल जी दीपक जी को आश्वासन देते हुए, अब आप दीक्षा की चिंता न करें, अब वह मल्होत्रा फैमिली की बहू बन चुकी है, उसकी सुख दुख की सभी जिम्मेदारी अब हमारी है। ये कहकर वे अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। दीक्षा जो अपनी आंखों में आंसू की धार लेकर बस रोते ही रह गई। आज जिंदगी में पहली बार दीपक जी और कीर्ति जी खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मल्होत्रा फैमिली के सभी मेंबर्स अपने प्राइवेट जेट में बैठ गए। दीक्षा की हालत ऐसी नहीं थी कि वह खुद से चलकर जेट में बैठ पाए। आदित्य ने अपने मजबूत हाथों से दीक्षा का हाथ पकड़कर जेट में बैठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। दीक्षा अपनी नम आंखों से अपने शहर को देखती जा रही थी। इस शहर में बिताए उसके खट्टे मीठे पल, कॉलेज की यादें, अपना प्यारा सा घर सब पीछे छूटते जा रहे थे। जेट की उड़ान के साथ ही दीक्षा की आंखों से ये शहर ओझल हो गया। अब वह अपने भावी जीवन की सोच में पड़ गई। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। दीक्षा को बस ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे किडनैप करके ले जा रहा हो। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। कुछ ही मिनटों बाद यूं ही नम आंखों के साथ वह नींद के आगोश में चली जाती है। उसके बगल में बैठा आदित्य समझ पा रहा था कि इस वक्त दीक्षा की हालत कैसी है, पर उसने एक बार भी दीक्षा की तरफ देखना जरूरी नहीं समझा। वह अपना लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लगा। कुछ घंटों बाद उनकी जेट मुंबई में लैंड करती है। वहां एयरपोर्ट के बाहर लिमिटेड एडिशन की कई कारों की लाइन लगी होती है और साथ में ब्लैक सूट में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। सभी जेट से निकलकर कार में बैठ जाते हैं।
दीक्षा तो जैसे ही जेट से बाहर आती है, सामने महंगी कारों की लाइन और बॉडीगार्ड उसको कतारों में खड़ा देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि यह सब उसने फिल्मों में ही देखा होता है। कार मल्होत्रा हाउस के लिए निकल पड़ती है। शीतल जी, नित्या, ईशान और मोहित के साथ एक कार में बैठी होती हैं। आज उनके तेज चेहरे पर एक सुकून साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर लग रहा था कि उन्होंने आज अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर लिया हो। थोड़ी देर में उनकी कार एक बड़े से विला में एंटर होती है। दीक्षा तो सामने देखकर चौंक ही जाती है, क्योंकि ये कोई घर नहीं बल्कि एक सफेद महल लग रहा था। मल्होत्रा हाउस की थीम पूरी व्हाइट है। इतना खूबसूरत और हरा भरा गार्डन तो दीक्षा ने सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही देखा था। उसको यह विला किसी सपनों के महल जैसा लग रहा था। सभी घर के अंदर एंटर होते हैं, आदित्य और दीक्षा को छोड़कर। शीतल जी ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा था। घर के अंदर होते ही सभी फैमिली मेंबर्स अपने अपने कमरे की तरफ जा ही रहे होते हैं कि शीतल जी एक नजर सबको देखती हैं तो सभी के कदम अपने आप रुक जाते हैं। शीतल जी एक मेड को आवाज देते हुए, शीला, मैंने आपसे कुछ रेडी करने के लिए कहा था, जाइए जाकर उसे ले आइए। शीला शीतल जी का ऑर्डर फॉलो करते हुए एक बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ आरती की थाली ले आती है। साथ में और भी मैट्स आती हैं। एक मेड चावल से भरा कलश दरवाजे के सामने रखती है। दूसरी मेड अपने हाथों में रखी पंखुड़ियों से भरी थाली में से फूलों की पंखुड़ियां लेकर कलश को सजा देती है। फिर बाकी मैड्स के हाथों में फूलों की पंखुड़ियों की थाल होती है। शीतल जी के ऑर्डर पर सभी मैड्स फूलों की थाल मल्होत्रा फैमिली मेंबर्स के पास ले जाती हैं। सभी अपने अपने हाथों में फूलों की पंखुड़ियां ले लेते हैं। शीतल जी आरती की थाली लेकर आदित्य और दीक्षा की आरती करती हैं। आरती करने के बाद शीतल जी एक 56 साल के आदमी को आरती की थाल देकर आदित्य और दीक्षा की आरती करने के लिए कहती हैं। ये देखकर आदित्य की आंखों में खून तैर जाता है। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ झलकने लगता है। दीक्षा आदित्य की तरफ हल्का सा देखती है, पर इस वक्त उसका ऑरा इतना खतरनाक लग रहा था कि वह उसे पूरा देखे बगैर ही सहम सी जाती है। वह जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। ये पहली बार था जब दीक्षा ने आदित्य की तरफ देखने की कोशिश की हो, पर वह इतने गुस्से में था कि दीक्षा उसे अच्छी तरह देखे बिना ही डर जाती है। वह मन ही मन कहती है, हे भगवान, मैं इस खतरनाक आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर दीक्षा के दिमाग में कुछ आता है। वह मन ही मन कहने लगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। ... पर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। शीतल जी आदित्य को शांत रहने का इशारा करती हैं, तो वह शांत हो जाता है। ये 56 साल का आदमी और कोई नहीं आदित्य के डैड मिस्टर वरुण मल्होत्रा होते हैं। इनकी आरती खत्म होने के बाद तारिका जी उनकी आरती करती हैं, फिर नताशा जी के बाद उन दोनों की आरती खत्म होती है। आदित्य बिना किसी भाव के खड़ा रहता है। दोनों आरती करते वक्त दीक्षा को ऐसे देख रही होती हैं जैसे उन्हें दीक्षा का उस घर में आना कुछ खास पसंद नहीं आया। दीक्षा यह नोटिस कर लेती है, उसे अजीब लगता है, पर वह शांत रहती है। फिर शीतल जी दीक्षा को अपने दाएं पैर से कलश को आगे गिराने को कहती हैं। दीक्षा ठीक वैसा ही करती है। फिर सभी मैड्स और बाकी फैमिली मेंबर्स उन पर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करने लगते हैं। फिर दीक्षा कुमकुम की थाल में पैर रखते हुए घर के अंदर आती है। अंदर आते ही दीक्षा का ध्यान घर की खूबसूरती पर चला जाता है। अंदर का इंटीरियर इतना खूबसूरत था कि बस देखने वाला देखता ही रह जाए। एक एक चीज को बड़े ही सलीके से सजाया गया था। घर तो किसी 5 स्टार होटल की तरह चमक रहा था। दीक्षा मन ही मन कहती है, ये घर है या कोई महल। घर तो पहले से ही इतना खूबसूरत था और ऊपर से इस पर खूबसूरत सजावट भी हो रखी थी। शीतल जी ने घर के सभी सर्वेंट्स को ऑर्डर दे रखा था कि उनके आने से पहले घर की अच्छी तरह सजावट हो जानी चाहिए, और हुआ भी ऐसा ही। घर आज किसी दुल्हन की तरह सुंदर लग रहा था। गृह प्रवेश के बाद सभी अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। शीतल जी ने जब आदित्य को घर से बाहर जाते देखा तो पूछ बैठी, आदि बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं। ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, बस उसे करने जा रहा हूँ। ... एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। इससे पहले कि शीतल जी कुछ कह पाती, आदित्य घर से तुरंत निकल गया। ये देखकर शीतल जी एक गहरी सांस लेकर, बेटा हम जानते हैं आप इस शादी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले लिए, कुछ वक्त के साथ सही साबित हुए और कुछ गलत भी।
पर हमारा आपकी शादी इस लड़की से कराने का फैसला वो गलती होगी जिसका हमें कभी अफसोस नहीं होगा। आदि बेटा, भले ही हमने यह फैसला आपके खिलाफ जाकर लिया हो, पर एक दिन आप भी समझ जाएंगे कि यह आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। फिर वह दीक्षा की तरफ देखती है जो अभी भी वहीं खड़ी रहती है। नित्या भी उसके बगल में खड़ी रहती है। नित्या दीक्षा के सामने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वेलकम होम भाभी एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। दीक्षा को नित्या का मासूम सा चेहरा बड़ा प्यारा लगा। वह उसे हक करके थैंक यू बोलती है। शीतल जी नित्या की तरफ देखकर, नित्या बेटा जाइए, जाकर अपनी भाभी का कमरा दिखाइए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नित्या ओके दादी माँ। ये कहकर नित्या दीक्षा को लेकर ऊपर सीढ़ियों से होते हुए आदित्य के कमरे में आ जाती है। दीक्षा जैसे ही रूम में एंटर होती है, उसका मुंह फिर से खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि यह कमरा तो उसके ड्रीम बेडरूम की तरह था। पूरे कमरे की थीम वाइट थी। रूम के बीच में दीवार से लगा हुआ एक बड़ा सा बेड था जो दिखने में बिल्कुल रुई का बादल लग रहा था। बेड के सामने एक कांच की वॉल थी जिस पर से बाहर का खूबसूरत नजारा आराम से देखा जा सकता था। सामने रूम से अटैच्ड एक बालकनी थी और रूम से ही अटैच्ड एक स्टडी रूम भी था। कमरे में एक बड़ा सा ड्रेसिंग मिरर भी था। दीक्षा को उस कमरे को यूं निहारते देख नित्या, भाभी अब ये आपका कमरा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह कुछ सोचते हुए अपना सिर पीटने लगती है। उसे ऐसा करते देख दीक्षा अपनी स्वीट वॉइस में, क्या हुआ तुम्हें? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नित्या बातों ही बातों में मैं तो आपको अपना इंट्रो देना ही भूल गई। भाभी मैं नित्या हूँ, आदित्य भाई की छोटी बहन। दीक्षा नित्या की तरफ देखकर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा नित्या। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नित्या के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। फिर कुछ सोचकर वह कहती है, वैसे भाभी और दो महारथी भी आपसे मिलने के लिए बेकरार थे, पर मुझे लगता है वो अभी घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये कहकर नित्या हंसने लगती है। उसकी यह प्यारी हंसी देखकर दीक्षा के चेहरे पर भी एक मीठी मुस्कान आ जाती है। नित्या, भाभी आप बहुत थक गई होंगी, मैं चलती हूँ, अब आप रेस्ट कीजिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। दीक्षा हाँ में सिर हिलाती है और नित्या वहाँ से चली जाती है। नित्या के जाने के बाद दीक्षा एक गहरी सांस लेती है, फिर बेड पर आराम से बैठ जाती है और गृह प्रवेश के समय का नजारा इमेजिन करते हुए मन ही मन कहती है, दीक्षा कहाँ फंस गई तू? घर जितना खूबसूरत है, घर के लोग उतने ही अजीब हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह अपने चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन लिए हुए, और वो लड़का पता नहीं कब से मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरे जा रहा था। जैसे कि उसने कभी कोई लड़की ही नहीं देखी हो। दीक्षा यह आर्यन के लिए कह रही थी। आर्यन मल्होत्रा, मिस्टर वरुण मल्होत्रा और मिसेस तारिका मल्होत्रा का बेटा। उम्र 24 साल, गोरा रंग और हल्की भूरी आंखें। आर्यन आदित्य का सौतेला भाई है। वह आदित्य की सक्सेस से बहुत जलता है। वह एक नंबर का ऐयाश और बिगड़ा हुआ लड़का है। आज गृह प्रवेश के वक्त उसकी नजरें दीक्षा पर ही थी, जिसे दीक्षा ने नोटिस कर लिया था। दीक्षा बस इसी तरह अपने मन में मल्होत्रा फैमिली को लेकर अजीब अजीब ख्याल अपने मन में ला रही होती है। तभी उसे बहुत इरिटेशन होने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। तो कैसा बीतेगा दीक्षा का मल्होत्रा फैमिली में दिन? क्या होगा जब दीक्षा को ये पता चलेगा कि उसका पति और कोई नहीं, होटल ब्लूबर्ड के